हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न में आज हमारा यहाँ पे 8वां मॉक टेस्ट है जो हम नाटक से संबंधित देखेंगे। तो सभी साहित्य के मैं आपको कहानी, नाटक, उपन्यास सभी चीज़ें आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको काल वाइज भी लेके चलूँगी, जहाँ पे हम आदिकाल का देखेंगे पूरा, फिर भक्ति काल देखेंगे, फिर रीति काल देखेंगे, आधुनिक काल देखेंगे। तो पूरा साहित्य हम ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हम करते हुए चलेंगे। जितने भी एग्ज़ाम में आपका साहित्य पूछता है, चाहे वो एनवीएस हो, केवीएस हो, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी हो या फिर DSSB का एग्ज़ाम हो, सारे ही एग्ज़ाम में बीपीएससी में आपका यहाँ से पूछा जाता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। हिंदी साहित्य आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा बहुत ही आसानी से, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ जोड़ते हैं और कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पसंद आता है तो लाइक और शेयर प्लीज़ कर दिया कीजिए। आपके मोटिवेशन, आपके एक लाइक और शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इतना मेहनत से मैं आपके लिए लेके आती हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हो हमारे लिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पहला हमारा जो प्रश्न है वो नाटक से संबंधित है। सारा ही प्रश्न यहाँ पे आपको वैसा ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी नाटक के विकास क्रम में किस लेखक की रचनाओं का प्रारंभ माना जाता है। किस लेखक से आपका जो है नाटक का विकास क्रम का आरंभ माना जाता है, ये बताना है। भारतेंदु, उपेंद्र नाथ अस्क, जयशंकर प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे, रैपिड फायर चलेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पे बात नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन वाला मैं क्लास आपके लिए अलग से ले आऊँगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम मॉक टेस्ट अभी लेके चल रहे हैं। तो मॉक टेस्ट में आपको सिर्फ रिवीजन यहाँ पे करवाया जा रहा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकें। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस और आंसर्स करवाऊंगी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1900 से 1950 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है। तो 1900 से लेके 1950 के काल अवधि में किस नाटककार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका भारतेंदु युग के नाम से, प्रसाद युग के नाम से, अस्क युग या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग या प्रसाद युग। 1900 से 1950 यहाँ पे आपका बोला जा रहा है, तो प्रसाद युग हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा में किया गया। मराठी, बांग्ला, संस्कृत या अंग्रेजी। रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद पूछा जा रहा है, किस भाषा में किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत भाषा में किया गया था, ठीक है। रत्नावली नाटक किसका है ये मुझे आप बता सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है। कौन सा है जो भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है। देखिए, भारतेंदु ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, वो अनुदित है, बहुत सारा अनुदित नाटक भी उन्होंने किया, अनुवाद किया है। तो यहाँ पे पाखंड, विडम्बन, सती प्रताप, नील देवी, अंधेर नगरी, यहाँ पे बताएंगे कौन सा मूल नाटक नहीं है। 4th नंबर में राइट ऑप्शन है पाखंड, विडम्बन। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो इसका आकलन करेंगे और ईमानदारी से मुझे आप इसका स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना मार्क्स आप यहाँ पे इंक्रीज कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया। विद्या सुंदर, वेनिस का व्यापारी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। मैं आपको एक्सप्लेनेशन वाला क्लास में अलग आपके लिए लेके आऊँगी, जिसमें हम पूरा नाटक को एक्सप्लेन के साथ समझेंगे अच्छे से। तो ये आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि अभी एग्ज़ाम का डेट नज़दीक है, तो मैं आपको सिर्फ रिवीजन के दृष्टिकोण से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कमेंट में आप लोग ये चीज़ ना बोलें कि जो है इसको विस्तृत रूप से आप चर्चा कीजिए, क्योंकि 100 प्रश्न है और इसको अगर हम विस्तृत रूप से इसका एक्सप्लेनेशन देखने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग ही नहीं देखोगे, ठीक है। मुझे कराना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग ही वीडियो को कंप्लीट नहीं देखोगे तो फिर फ़ायदा क्या है मेरी इतना मेहनत करने का, अगर आप उसको कंप्लीट देखोगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। पूरा 100 क्वेश्चन आपका यहाँ से बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है और नाटक से संबंधित प्रश्न बहुत ही जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करवा रही हूँ। घिसे पिटे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और यहाँ पे बताएंगे टीजीटी पीजीटी के लिए ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। तो अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है भारतेंदु ने किस नाम से किया। विद्या सुंदर, वेनिस का व्यापारी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दुर्लभ बंधु, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है। तो जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो मैं आपको उसके बाद मैं आपको जो है पूरा एक्सप्लेन वाला क्लास भी लेके चलूँगी, ठीक है।
तो श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? प्रसाद का, भारतेंदु, भुवनेश्वर प्रसाद या धर्मवीर भारती। तो यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 नंबर में बताएंगे भारतेंदु बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री चंद्रावली नाटिका किसकी है? भारतेंदु की है। बताएंगे इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? सती प्रताप, प्रेम जोगनी, वैदेही हिंसा, विंसन अभवती और कारवां। कौन सा जो नाटक है वो भारतेंदु का नहीं है, ये बताना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा कारवां। किसकी रचना है ये मुझे आप बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कारवां काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। विशस्य विश्वमोद्यम नाटक जो है इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? भारतेंदु, उपेंद्र नाथ अस्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र और विष्णु प्रभाकर। तो बताएंगे कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा? 8वां नंबर का प्रश्न है और बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे भारतेंदु आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रबोध चंद्रोदय। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाखंड विडंबन, ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चोर पंचासिका का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो इन्होंने बहुत सारे अनुदित नाटक किए हैं, अनुवाद किया है इन्होंने। तो देखिए यहाँ पे चौर पंचासिका जो है इसका अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है ये बताना है। विद्या सुंदर, पाखंड विखंडन, कर्पूर मंजरी और मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखेंगे विद्या सुंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास के किस नाटक की रचना की थी? यहाँ पे जो इनके पिता होते हैं उनके पिता से ही पहला नाटक माना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? रामायण महानाटक, नहुस, प्रद्युम्न विजय या फिर जानकी मंगल। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नहुस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस नाटककार ने नाट्य शिल्प में संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा है? बताएंगे नाटक नामक ग्रंथ किसने लिखा है? किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा है? जयशंकर प्रसाद, ब्रजवल्लभ मिश्र, भारतेंदु और धर्मवीर भारती। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु। आगे बढ़ते हैं। जानकी मंगल 1868 में रचित नाटक के रचयिता कौन है? जानकी मंगल के रचयिता कौन है बताएंगे? शशि प्रसाद शास्त्री, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु या फिर प्राणचंद चौहान। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, ठीक है। जानकी मंगल नाटक के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो 13 नंबर में आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? भारतेंदु ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया? नील देवी, अंधेर नगरी, विद्या सुंदर या धनंजय। तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा इसका राइट ऑप्शन अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो यहाँ पे भ्रष्ट शासन तंत्र का इन्होंने प्रहार किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तप्ता संवरण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक जो है ये रचयिता इसके कौन हो जाएंगे? तप्ता संवरण और रणधीर प्रेम मोहिनी, राधा कृष्णदास, भारतेंदु, लाला श्रीनिवास दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो लाला श्रीनिवास दास हो जाएगा, ठीक है, इन्हीं की रचना है। चलिए आगे बढ़ते। संयोगिनी स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है ये किसके रचयिता कौन है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 नंबर में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, श्रीनिवास दास बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रेल का विकट खेल नामक जो नाटक है इसके रचयिता कौन है? रेल का विकट खेल, राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, उदय शंकर भट्ट और भारतेंदु। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना है रेल का विकट खेल। तो खेल कौन खेलता है? बालक खेलते हैं। तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट आपका जो है नाटक बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। राधा चरण गोस्वामी का कौन सा नायक है पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है? तन मन धन गोसाई के अर्पण। आगे और देख लेते हैं। तन मन धन गोसाई के अर्पण, बूढ़े मुंह से मुहासे, लोग देखे तमाशे, सती चंद्रावली या अमर सिंह राठौर। तो यहाँ पे कौन सा जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बताएंगे? तो यहाँ पे देखिए बूढ़े मुंह मुहासे, लोग देखे तमाशे, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। 19 नंबर में देखिए। अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? अमर सिंह राठौर नामक जो नाटक है ये इसके रचयिता कौन है? राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, गोपाल राम गंगवारी या फिर जेपी श्रीवास्तव। में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राधा चरण गोस्वामी, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर में। इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्णदास का नहीं है बताएंगे? कौन सा नाटक राधा कृष्णदास का नहीं है? महारानी पद्मावती, दुखनी बाला, महाराणा प्रताप या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा नाटक जो है राधा कृष्णदास का नहीं है? तो याद रखेंगे ये कोई भी नाटक राधा कृष्णदास का नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? ऐतिहासिक नाटककार हैं, प्रहसन लेखक हैं, सुधारवादी नाटक हैं या फिर प्रयोगशील नाटककार हैं? जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं बताएंगे। 21 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो प्रहसन लेखक, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, तो नाटक में देखिए अंधेर नगरी किसकी है? भारतेंदु की है। अमर सिंह राठौर, अभी अभी हमने देखा अमर सिंह राठौर किसकी रचना है? तो ध्यान रखेंगे ये राधाचरण गोस्वामी की रचना है। दुमदार आदमी किसका है यहाँ पे? तो याद रखेंगे ये जीपी श्रीवास्तव का है। दुखनी बाला किसका है? तो राधा कृष्ण दास का है। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? कौन सा नहीं है ये बताना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने सारे जो है यहाँ पे 3 ऐसे कौन हैं जो बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं। तो 23 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तप्ता संवरण जो है ये इनका नहीं है। बाकी वृहनला, वेणी संहार और कालीराज की सभा, ये सभी जो है बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? लोगों का मनोरंजन करना, व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन करना, नए प्रयोग करना या फिर यहाँ पे जो दिए गए उपयुक्त सभी। तो 24 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यंग्य के आधार पे समाज की कुरीतियों का समापन करना। आगे देखते हैं। चार बेचारे और उजबक नामक नाटकों का रचयिता कौन है? चार बेचारे और उजबक किसकी नाटक है ये? जीपी श्रीवास्तव, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। बताएंगे चार बेचारे और उजबक नामक नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है पांडे बेचन शर्मा, उग्र। आगे देखते हैं। भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के किस तत्व में समावेश हुआ है? भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के किस तत्व का समावेश हुआ है? अंतर्द्वंद, चरित्र चित्रण, कार्य व्यापारिया या फिर सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सभी का प्रयोग किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? दुखांत है, सुखांत है, प्रसादांत है या फिर कोई नहीं। यहाँ पे बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। रणधीर प्रेम मोहिनी इसी वीडियो में बताया है आपको किसकी रचना है, बताएंगे। ऑप्शन में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किसका है। बहुत ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका। तो 27 नंबर में राइट ऑप्शन हो जाएगा दुखांत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाना, पारसी रागमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। यह कथन किस आलोचक का है? भारतेंदु जी के बारे में किस आलोचक का यह कथन है आपको बताना है। 28 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे रामविलास शर्मा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए आपको एक कथन दिया गया है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रखंड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका है? तो भूमिका से प्रश्न बहुत ज़्यादा आज पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। तो ये प्रसाद की भूमिका का वर्णन यहाँ पे के बारे में बताया गया है। इनकी कौन सी रचनाओं में ये कहा गया है बताना है। ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या विशाख। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विशाख में ये आपका बात कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। इन प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? आदर्शवादी, ऐतिहासिक, समाज सुधारवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के नाटक हैं? ऐतिहासिक हैं। तो इन्होंने ऐतिहासिक नाटक बहुत सारा लिखा है। इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है बताएंगे। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ और हर्षवर्धन। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका बिहार स्टेट पेपर 2 में क्वेश्चन आया था। यहाँ से जन्मेजय का नाग यज्ञ यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। 31 नंबर में राइट ऑप्शन हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षवर्धन जो है ये जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है। ये किसकी नाटक है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विवाह, मुक्ति और पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? इस प्रकार के कथा वस्तु से प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। तो विवाह, मुक्ति और पुनर्विवाह की समस्या को यहाँ पे किस में दिखाया गया? चंद्रगुप्त में, ध्रुवस्वामिनी में, स्कंदगुप्त में या विशाख में। तो 32 में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखेंगे ध्रुवस्वामिनी, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताएंगे प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, ये तो सही कथन है।
गलत हमें बताना है, ठीक है। तो 33 नंबर में भी देखेंगे, इन्होंने नाटकों को प्रसादांत बनाया, ये भी सही है। इनके नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के साथ भारतीय नाट्य कला का समन्वय है, ये भी सही है। इनके नाटकों में गीत नहीं है, ये तो बहुत गलत है ना। गीत है ना, आपने कई बार जो है कार्नेलिया का गीत ये सुना होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। गीत काफ़ी ज़्यादा इनके नाटकों में देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन में छूट जाती है। तो ये कथन जो है ये किसके बारे में कहा जा रहा है, इनमें से कौन से वो नाटककार हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता है और विषाद की एक छाया पाठकों के मन में छूट जाती है। तो ऐसे कौन से नाटककार यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे प्रसाद के बारे में बोला जा रहा है। तो 34 में यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, अंतर्द्वंद संघर्ष व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व किस नाटककार के नाट्य रचनाओं में मिलते हैं। अंतर्द्वंद संघर्ष और व्यक्ति वैचित्र्य, प्रसाद, भारतेंदु, अस्क या फिर उग्र। तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पांडे, बेचन शर्मा उग्र हैं ये, ठीक है, और उपेंद्र नाथ अस्क हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नाम में कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए। तो 35 नंबर में आपका राइट ऑप्शन प्रसाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन नाटक किस नाटक से लिया गया है। प्रसाद का ही ये नाटक है कोई जिससे ये कथन लिया गया है, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा। ये किससे लिया गया है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नागयज्ञ। तो बताएंगे 36 नंबर में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्कंदगुप्त, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है। तो ये बहुत ही थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन है ये वाला, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है, चाणक्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर राजश्री। 37 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे स्कंदगुप्त में आपका कहा गया है। अरुण या मधुमय देश हमारा बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और यह जो गीत है यह किस नाटक से लिया गया है। अरुण या मधुमय देश हमारा स्कंदगुप्त से लिया गया है, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त या अजातशत्रु। 38 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्रुव प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है। इनके पात्रों की संख्या अधिक है इसलिए, किस वजह से बताएंगे यहाँ पे अनुकूल नहीं है। तो ये भी आपका एक बड़ा वजह है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पात्र का जिक्र किया जाता है इनके नाटक में। भाषा संस्कृत निष्ठ और संवाद बड़े बड़े होते हैं, ये भी आपका कथन सही है। दृश्यों की संख्या अधिक है और कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत ही नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे आपके सही हैं। तो इसी वजह से प्रसाद जी का नाटक जो है रंगमंच के लिए अनुकूल नहीं है। इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक में कौन सा जो पात्र है वो नहीं है। आंभिक, सिंहरन, मुदगल या फिर कार्नेलिया। बताएंगे यहाँ पे 40 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुदगल जो है ये चंद्रगुप्त में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामी नाटक का नहीं है। पात्र पूछा जा रहा है ध्रुव स्वामी नाटक का कौन सा नहीं है, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी या फिर पृथ्वी सेन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 41 नंबर में बताएंगे। तो पृथ्वी सेन जो है ये ध्रुव स्वामी नाटक का जो है पात्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है। प्रसाद जी का कौन सा नाटक जो है वो अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है। जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर राजश्री। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसाद का एकांकी का नाम बताना है आपको। तो एकमात्र इनकी एक एकांकी है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ध्यान रखेंगे, चित्राधार, करुणालय, एक घूट या फिर ध्रुव स्वामिनी। तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक घूट जो है ये प्रसाद जी का एकांकी है, बहुत पूछा जाता है ये। चलिए, प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है, अंधायुग, उर्वशी, कानन कुसुम या करुणालय। बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो करुणालय जो है ये गीत नाट्य में लिखा गया है, करुणालय आपका, ये ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा प्रसाद युग नाटक नहीं है। प्रसाद युग नाटक बताना है, गोविंद वल्लभ पंत,
नाटककार के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रसाद युग के नाटककार कौन नहीं है इनमें से। तो गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, चतुर्सेन शास्त्री या विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे विष्णु प्रभाकर जो है सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपके प्रसाद युग के नाटककार के अंदर नहीं आते हैं। हरि कृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? हरि कृष्ण प्रेमी काफ़ी पूछा जाता है ये प्रश्न आपका, ठीक है। हरि कृष्ण प्रेमी जो है ये किस युग के नाटककार है? भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 46 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखेंगे प्रसाद युग का नाटककार है, ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी। गरुड़ ध्वज एवं वत्सराज किस नाटक की रचनाएं हैं, नाटककार की रचनाएं हैं? गरुड़ ध्वज और वत्सराज किसकी रचना है, बताना है। प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो यहाँ पे 47 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है गरुड़ ध्वज और वत्सराज। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? प्रतिशोध, सिंदूर की होली, रक्षाबंधन, आन का मान। तो यहाँ पे 48 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंदूर की होली जो है ये श्री कृष्ण प्रेमी का नहीं है। किसकी रचना है, ये भी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है? इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? सिंदूर की होली, स्वप्नभंग, आन का मान और रक्षाबंधन, बताएंगे। 50 नंबर में राइट ऑप्शन, तो नाम देखते ही आपको पता चल गया होगा, रक्षाबंधन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन और रोलेट एक्ट को किसका नाटक का विषय वस्तु बनाया गया है? सन्यासी, राजयोग, मुक्ति का रहस्य और राक्षस का मंदिर। 51 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सन्यासी। आप सभी को पता है सन्यासी आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। आनंद मठ में किस, और ये आनंद मठ किसका है ये भी आप मुझे बताइए, हज़ारों बार मैं आपको बता चुकी हूँ ये, इसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। आगे देखिए, विधवा विवाह और नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है? आधी रात, सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, बताएंगे कौन सा? विधवा विवाह और नारी उद्धार जैसे विषयों पर लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में इसको प्रस्तुत किया गया है? तो कथा वस्तु से प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है अभी के टाइम पे, तो आपको ये ध्यान में रखना है, सिंदूर की होली बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड और नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों के विषय वस्तु बनाया है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो यहाँ पे छुआछूत, भ्रष्टाचार और पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटक में विषय वस्तु बनाया गया है, किस नाटककार ने बनाया है, ये बताना है आपको। तो 53 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखेंगे सेठ गोविंद दास। आगे बढ़ते हैं। शशिगुप्त, हर्ष, कर्तव्य और शेरशाह नाटकों की रचना इनमें से किसकी है? सेठ गोविंद दास की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे जो है आपको नाटक और नाटककार का नाम दिया गया, इसको सुमेलित करना है। तो वत्सराज नाटक किसका है, अभी हमने इसी वीडियो में देखा है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। आन का मान किसका है, हरिकृष्ण प्रेमी का है। त्याग और ग्रहण किसका है, तो सेठ गोविंद दास का है। और अंगूर की बेटी किसका है, गोविंद वल्लभ पंत का है। इस प्रकार से देखिए आपका 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। CADB आपका राइट ऑप्शन, CADB हो जाएगा। CADB कहाँ है आपका, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है, बताएंगे। अंजो दीदी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार ये पूछा भी जाता है। तो उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है अंजो दीदी, याद रखेंगे। इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अस्क का है? छठा बेटा, अंधी गली, उड़ान और उपयुक्त में सभी। तो 57 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी जो है इन्हीं की रचना है, डी ऑप्शन आपका। छठा बेटा, अंधी गली और उड़ान, ये तीनों ही नाटक जो है उपेंद्र नाथ अस्क के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, पुत्रों की स्वार्थपरता को स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? छठा बेटा किसका है ये बताना आपको। पुत्रों की स्वार्थपरता को इसमें दिखाया गया है।
उपेंद्र नाथ अस्क का है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, उदय शंकर भट्ट का है या फिर वृंदावन लाल वर्मा का है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क का है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्तिपथ। मुक्तिपथ किसको आधार बनाया गया है? बुद्ध के जीवन पर लिखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 59 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उदय शंकर भट्ट की ये रचना है, बी ऑप्शन, ठीक है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना किसने की है? प्रियदर्शी सम्राट अशोक किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर, वृंदावन लाल वर्मा, दशरथ ओझा या फिर चतुर्सेन शास्त्री। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 60 नंबर में? ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दशरथ ओझा। दशरथ ओझा की रचना है प्रियदर्शी सम्राट अशोक। युगे युगे क्रांति काफ़ी पूछा जाता है, युगे युगे क्रांति किसके नाटक है बताएंगे, और ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, विष्णु प्रभाकर की रचना है, ठीक है। 61 नंबर में आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। आगे बढ़ते हैं। पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में मिलती है? टूटते परिवेश, युगे युगे क्रांति, डॉक्टर या इनमें से कोई नहीं। पीढ़ीगत संघर्ष की बात की जा रही है और 62 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? युगे युगे क्रांति में ही जो है इसको दिखाया गया है। कोणार्क नाटक किसका है? जगदीश चंद्र माथुर, गोविंद वल्लभ पंत, मोहन राकेश या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और काफ़ी ईजी है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। प्रसादोत्तर नाटक का प्रारंभ कब से माना जाता है? प्रसाद उत्तर यानी प्रसाद के बाद जो नाटक का विकास हुआ उसका प्रारंभ कब से माना जाता है? 1920 से, 1936 से, 1950 से या 1975 से। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था 1900 से 1950 आपका प्रसाद का युग माना जाता है। तो आपका प्रसादोत्तर युग कब से माना जाएगा? हिंट भी मैंने आपको दे दिया, अब आप इसका राइट ऑप्शन इजिली बता पाएंगे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1950 से आरंभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, संप्रभु सत्ता, शासन एवं गरीबी शिल्पी की संघर्ष कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है? पहला राजा, कोणार्क, शारदिया या फिर दशरथ नंदन। प्रभु सत्ता, संपन्न शासक और गरीबी शिल्प की संघर्ष कथा, बताएंगे कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है आपका कोणार्क सही हो जाएगा। अभी अभी हमने देखा कोणार्क किसकी रचना है, मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको याद होता चले, ठीक है। शारदिया नाटक बहुत प्रसिद्ध है। शारदिया नाटक के रचयिता कौन होंगे? अब आपको थोड़ा मज़ा आ रहा होगा क्योंकि अब आपको कुछ इजी क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो हर प्रकार के प्रश्न हम देखेंगे, थोड़ा सा हमने हार्ड लेवल भी देखा और थोड़ा सा हम इजी क्वेश्चन भी देख रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको हर प्रकार के प्रश्न करवाए जाएंगे, ठीक है। तो शारदिया नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर या फिर विष्णु प्रभाकर। 66 नंबर में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताएंगे इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? आधे अधूरे, कोणार्क, आठवां सर्ग या फिर पहला राजा। तो आधे अधूरे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा सा, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही हो, मैं बोल रही हूँ उससे आपको समझ लेना है। एक दो क्वेश्चन में आपका पिक अच्छे से नहीं लिया है, ठीक है। लहरों के राजहंस, बताएंगे किसकी रचना है लहरों के राजहंस? अंधा युग, आठवां सर्ग और तेंदुआ, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, लहरों के राजहंस जो है ये मोहन राकेश की रचना है। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का है। आठवां सर्ग किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। और तेंदुआ जो है मुद्रा राक्षस का है। ध्यान रखेंगे, आठवां सर्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, सुरेंद्र वर्मा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपका एस्टेट में भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहन राकेश, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो सबको आता होगा, है ना। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो कालिदास के जीवन पे कौन सा नाटक है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 70 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे आषाढ़ का एक दिन। आप सभी ने पढ़ा है कालिदास और मल्लिका के जीवन पर उनके प्रेम का यहाँ पे चित्रण किया गया है, ठीक है। हालांकि मल्लिका से इनका विवाह नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत ही अच्छी ये नाटक है, आप ज़रूर पढ़िएगा इसको, क्योंकि ये आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आषाढ़ का एक दिन। चलिए, नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर आता तब सुंदरी का अहम चूर चूर हो जाता। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में बोला गया है? नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर आता तब सुंदरी का अहम चूर चूर हो जाता। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, इनमें से कोई नहीं। 71 नंबर में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लहरों के राजहंस से आपका ये प्रश्न जो नाटक है पंक्ति ली गई है।
आगे देखेंगे लहरों के राजहंस में नायक जो होते हैं नंद, इस किसका प्रतीक है? नंद किसका प्रतीक है? संशयशील मानक का प्रतीक है, बौद्ध धर्म के विजय का प्रतीक है, अंतर्मन का टूटा हुआ व्यक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये अगर आपने नाटक पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। 72 नंबर में राइट ऑप्शन हो जाएगा संशयशील मानव का प्रतीक जो है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मादा कैक्टस के रचयिता बताएंगे, नाटककार कौन हो जाएंगे? मादा कैक्टस किसकी रचना है? बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है आपका। बताएंगे 73 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती या मनी मधुकर। तो दो में आपको कन्फ्यूजन होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या होगा या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। तो याद रखेंगे लाल 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 मादा कैक्टस थी। कैसी थी? लाल लाल थी। तो लक्ष्मी नारायण तो दोनों में सेम है, मिश्र और लाल में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो लाल लाल मादा कैक्टस थी। बी ऑप्शन आपको याद रखना है। आगे देखिए, अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर नाट्य कृति में लिखी गई है। बताएंगे कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? समय संदर्भ, अंधा युग, रसगंधर्व, मरजीवा। बताएंगे यहाँ पे कौन सा नाटक जो है वो अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर लिखा गया है? 74 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे अंधा युग बिल्कुल सही है आपका। और अंधा युग किसकी रचना है ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही प्रसिद्ध है और हर किसी को पता होगा। आगे देखिए, एक और द्रोणाचार्य, ये नाटक के रचयिता कौन है? एक और द्रोणाचार्य काफ़ी पूछा जाता है। एक और द्रोणाचार्य, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, मणि मधुकर या फिर शंकर शेष। 75 नंबर में राइट ऑप्शन बताएंगे क्या हो जाएगा? तो शंकर शेष, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मिस्टर अभिमन्यु नाटक किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, रमेश बख्शी, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर हमीदुल्ला। 76 नंबर में पहुंच चुके हैं। राइट ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है मिस्टर अभिमन्यु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रस गंधर्व और बुलबुल सराय नामक नाट्य कृति किसकी है? मणि मधुकर की है, रमेश बख्शी की है, मुद्रा राक्षस की है, सुरेंद्र वर्मा की है। रस गंधर्व और बुलबुल सराय बताएंगे किसकी रचना है? तो याद रखेंगे मणि मधुकर की रचना है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आपको सुमेलित करना है यहाँ पे, तो देख लेते हैं यहाँ पे सुमेलित करके। योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, ये किसकी रचना है? ये होना चाहिए मुद्रा राक्षस की। देवयानी का कहना है, ये तो रमेश बख्शी की है। नायक खलनायक, ये किसकी है? सुरेंद्र वर्मा की है। और रस गंधर्व जो है वो मणि मधुकर की रचना हो जाएगी। इसको इसी प्रकार से आप देख लीजिए। तो 1 का 3, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी किसमें है आपका? बी ऑप्शन सही है, सी डी ए बी। आगे देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक जो है किसके रचयिता कौन हो जाएंगे? कबीरा खड़ा बाजार में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे भीष्म साहनी आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। काफ़ी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, घंटियाँ गूंजती है, घाटियाँ गूंजती है, इसके नाटक कौन है? घाटियाँ गूंजती है, मुल्क राज आनंद, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर शिव प्रसाद सिंह। घाटियाँ गूंजती है किसकी है? तो याद रखेंगे शिव प्रसाद सिंह की है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पेपर वेट नामक नाटक किसकी है? पेपर वेट किसकी है? रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, ज्ञानदेव या फिर अमृत राय। तो पेपर वेट किसकी रचना है? याद रखेंगे रमेश बख्शी की रचना है। बकरी नामक नाटक बताएंगे किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही इजी क्वेश्चन। गोविंद चातक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ज्ञानदेव या फिर सुरेंद्र वर्मा। सबको पता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नाटक है ये बकरी, ठीक है। तो 82 नंबर में आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ज्ञानदेव का नाटक कौन है बताएंगे? इनमें से ज्ञानदेव का नाटक कौन है? अब गरीबी हटाओ, निशांत, नेफा की एक शाम, नरमेद। तो बताएंगे 83 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेफी की एक शाम जो है ये ज्ञानदेव का नाटक है। अंधेर नगरी नाटक की रचना बताना है आपको। अंधेर नगरी नाटक की रचना कब ये प्रकाशित हुई? 1868 में, 1881 में, 1890 में या 1900 ईस्वी में। 84 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1881, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? भारतेंदु की नाट्य कृति बताना है, कौन सी वह रचना है जो एक रात में इन्होंने कंप्लीट की थी? विशस्य विश्वमोत्तम, नील देवी, अंधेर नगरी या विद्या सुंदर। तो 85 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखेंगे अंधेर नगरी, सी ऑप्शन। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल बताना है, 1920, 1931, 1951 या 1965। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 86 नंबर में
ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1931। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? सुवासिनी, विजया, अलका, कल्याणी। तो यहाँ पे बताएंगे चंद्रगुप्त नाटक में कौन सा पात्र नहीं है। बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध ये आपका नाटक है चंद्रगुप्त, और हर एक जो है हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम में आपका यहाँ पे सिलेबस में चंद्रगुप्त ज़रूर रहता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 87 नंबर में बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। विजया जो है ये चंद्रगुप्त में पात्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद किस नाटक में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश देते हैं? राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश किस में देते हैं? चंद्रगुप्त में, ध्रुवस्वामिनी में, अजातशत्रु या विशाख में? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न बताएंगे यहाँ पे। 88 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए। युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती हैं, विवेक पराजित होता है और अंधेपन का विजय होता है। किस नाटक के संदर्भ में ये कथन आपका सटीक बैठता है? किस कथन के बारे में ये, किस नाटक के बारे में ये कथन आपका कहा गया है? टूटते परिवेश, अंधेरे बंद कमरे, आठवां सर्ग या अंधा युग? 89 नंबर में राइट ऑप्शन हो जाएगा अंधा युग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पात्र अंधा युग में नहीं है? युत्सु, गंधारी, भीष्म पितामह या अश्वत्थामा? अंधा युग में कौन नहीं है ये बताना है आपको। तो भीष्म पितामह जो है वो आपके अंधा युग में नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? परमाणु अस्त्रों के विध्वंस स्वरूप का, घृणा का पूंजीभूत रूप का, अश्वत्थामा की वीरता का, इनमें से कोई नहीं। तो 91 नंबर में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परमाणु अस्त्र के विध्वंस स्वरूप का याद दिलाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं बताएंगे? अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? 5, 8, 7 या 6? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये आपकी। 5 अंक हो जाएंगे इसमें अंधा युग में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है? अंधा युग, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या उपयुक्त सभी? रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त कौन सा है? अंधा युग, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त? बताएंगे। 93 नंबर में आपका राइट ऑप्शन है अंधा युग। ठीक है, प्रसाद जी का तो कोई नाटक है ही नहीं रंगमंच के अनुसार, तो अंधा युग यहाँ पे सही हो जाएगा। ए ऑप्शन। किसकी रचना है बताएंगे? महेंद्र नाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? बकरी, आठवां सर्ग, आधे अधूरे या लहरों के राजहंस? महेंद्र नाथ और सावित्री बताना है। 94 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आधे अधूरे में ये आपका रचना है। दोनों जो आपका मध्यम वर्ग परिवार के जो पति पत्नी होते हैं आधे अधूरे में, महेंद्र नाथ और सावित्री। ठीक है, चलिए। आधे अधूरे रचना जो है मोहन राकेश ने किस वर्ष रचित किया है? 1960, 1969, 79 या फिर 50? बताएंगे। 95 नंबर में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1969 में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आधे अधूरे की प्रकाशन वर्ष। नाटक जारी है रचना किस विधा में रचित है? नाटक जारी है ये किसकी रचना है ये भी मुझे आप बताएंगे। बहुत ही प्रसिद्ध ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से बहुत ज़्यादा, और विधा भी बताएंगे। नाटक है, निबंध है, कहानी है या उपन्यास है? 96 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाटक जारी है ये क्या है आपका? कविता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नाटक करा रहे हैं तो बस नाटक ही होगा। मुझे चांद चाहिए बताएंगे ये किस विधा की रचना है? मुझे चांद चाहिए 97 में बताएंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये प्रकाश उपन्यास है। और किसका है मुझे चांद चाहिए? ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पे ये रचना है जो पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। अंडे के छिलके बताएंगे ये एकांकी संकलन किसका है? अंडे के छिलके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बताएंगे। विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश, हरिकृष्ण प्रेमी या गिरिजा कुमार माथुर? तो 98 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश का ये एकांकी संकलन है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा, दीपदान और बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार का है? नाटक और एकांकी आपका लगभग मिला हुआ रहता है, तो कुछ एकांकी के ही प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। दीपदान और बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार का है? राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट या फिर विष्णु प्रभाकर? तो 99 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र या फिर हरिकृष्ण प्रेमी?
प्रकाश और परछाई किसकी रचना है? तो ये आपका विष्णु प्रभाकर की रचना है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और कितने प्रश्न आपके यहाँ पे सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।